तो हेलो गाइस, टुडे वी विल स्टार्ट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हम फर्स्ट पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस की डिस्कवरी 3 जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एमडेन 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 मेयरहोफ। एमडेन सेकंड है मेयरहोफ एंड नंबर 3 है पार्नस। इन तीनों ने इसकी डिस्कवरी की थी। ये 3 जर्मन साइंटिस्ट थे, इसलिए इसे ईएमपी पाथवे भी बोला जाता है। अभी क्वेश्चन के अंदर ईएमपी पाथवे भी आ सकता है। ग्लाइकोलाइसिस का मीनिंग ग्लाइको प्लस लाइसिस, यानी कि ग्लूकोज। लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, यानी कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा। ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, इसका ब्रेक डाउन होगा पायरुवेट के अंदर। पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल हमें लास्ट में मिलेंगे। अब इसकी नेट रिएक्शन में क्या होता है, ग्लूकोज 2 NAD प्लस 2 ADP और 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से रिएक्शन होगी। और रिएक्शन में 2 पायरुवेट NADH 2H प्लस 2 ATP और 2 वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा हमें। अब ग्लाइकोलाइसिस के सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। जो ग्लाइकोलाइसिस होता है, जो बॉडी की सारी सेल के अंदर होता है, और सारी बॉडी की सारी सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। और सेकंड पॉइंट है, ये एरोबिक एंड एनारोबिक दोनों कंडीशन में होता है। और मैच्योर आरबीसी में एनर्जी सोर्स होता है ये। और ग्लाइकोलाइसिस अकर इन अब्सेंस ऑफ O2, तो इसे बोलते हैं एनारोबिक कंडीशन। यदि O2 प्रजेंट नहीं है बॉडी के अंदर, हमारे लेस ऑक्सीजन या ऑक्सीजन अब्सेंट है, तो हम क्या करेंगे, इसमें ग्लाइकोलाइसिस एनारोबिक कंडीशन में चल जाएगा। और ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक कंडीशन में जब चलेगी, यानी कि बॉडी के अंदर O2 प्रजेंट है। अब आते हैं इसके मेन स्टेप पे हम। ये होगी बेसिक बातें। अब जो ग्लाइकोलाइसिस होता है ना, एक बात और, जो ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ये होता है वेल फेड स्टेट में। किस में होता है, वेल फेड। जब बॉडी अंदर, मतलब जैसे हमने खाना खाया है और अभी खाया है, तो वेल फेड स्टेट के अंदर होता है। और वेल फेड स्टेट के अंदर होता है, हमें पता है, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन रेशियो हाई होता है। इंसुलिन और ग्लूकागोन रेशियो दोनों हाई होता है। अब इसके स्टेप पे चलते हैं, जो ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोलाइसिस में टोटल 10 स्टेप होते हैं। कितने होते हैं, 10 स्टेप होते हैं। 10 स्टेप में हम इसको 2 फेज़ के अंदर डिवाइड करते हैं। एक होती है फर्स्ट फेज़ ये, और सेकंड फेज़। फर्स्ट फेज़ को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फेज़, यानी कि हम ATP को इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ पर अपने मतलब इन्वेस्ट करेंगे, और इसे कंज्यूम एनर्जी होती है। और इसमें टोटल 10 स्टेप होते हैं। जो स्टेप 1 to 5 होते हैं ना, वो इन्वेस्टमेंट या फर्स्ट फेज़ के होते हैं। और जो सेकंड फेज़ है, इसे बोलते हैं पे ऑफ फेज़, और या प्रोड्यूस एनर्जी, ये होती है 6 to 10, यानी कि इसमें हमें OTP मिलेगी, ATP मिलेगी। अब इसके 10 स्टेप है, हम यहाँ पर इसके 10 स्टेप सीक्वेंस वाइज करेंगे। जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है। अब ग्लूकोज कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। इसके लिए हमें एंजाइम काम आता है। एक तो होता है ग्लूकोकाइनेज एंड या हेक्सोकाइनेज, इसमें मैग्नीशियम आयन काम आता है। और एक ATP यूज़ करके हमें ADP में कन्वर्ट होता है। ठीक है, एक ATP इस स्टेप के अंदर यूज होती है। स्टेप है जो ये पहला स्टेप है ना, ये पहला स्टेप होता है इरिवर्सिबल। पहला जो ये फर्स्ट जो पहला स्टेप है, ये इरिवर्सिबल होता है, यानी कि ये वापस रिवर्स नहीं हो सकता। ये इसका बन गया। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो गए, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये, मतलब आप देखो ना, ग्लाइकोलाइसिस का मतलब एक तरीके से ये जो है ना, सेंट्रल मॉलिक्यूल है। यहाँ से हम मतलब देखो आगे, यदि हम इसमें चाहे तो ये हम आगे कन्वर्ट हो सकते हैं ग्लाइकोलाइसिस में भी, और यहाँ से हम जा सकते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी। किस में जा सकते हैं, ग्लाइकोलाइसिस में जा सकते हैं, और ग्लाइकोजेनेसिस में जा सकते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस में जा सकते हैं, और HMP पाथवे में भी हम जा सकते हैं। ठीक है, अब एक पॉइंट यहाँ पर ही क्लियर करते हैं। जो ये ग्लूकोकाइनेज है एंड हेक्सोकाइनेज, यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है ये क्या होता है। जो ग्लूकोकाइनेज होता है वो प्रजेंट इन लीवर, ये लीवर के अंदर प्रजेंट होता है, और इसका हाई KM होता है। यानी कि हाई KM हो गया, इसका मतलब क्या होगा, इसकी लो एफिनिटी होगी।
जो एंजाइम बाइंडिंग की होती है लो एफिनिटी होगी, और ये हेक्सोकाइनेज है। हेक्सोकाइनेज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल टिश्यू या ऑल सेल में अंदर, और इसकी लो केएम होता है। लो केएम मतलब जो हाई केएम है, हाई केएम यानी कि इसकी लो, हाई केएम है तो इसकी लो एफिनिटी होगी, ठीक है, ग्लूकोकाइनेज। और ये जो इसकी लो केएम है तो इसकी हाई एफिनिटी होगी, एफिनिटी हाई होगी, और ये इनहिबिटेड बाय ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ओके, अब जो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ये इसका फर्स्ट स्टेप ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में 6 कार्बन कन्वर्ट हो गया। फिर ये आगे कन्वर्ट होगा जो एक एंजाइम होता है, एंजाइम आइसोमरेज, आइसोमरेज की हेल्प से ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ये भी 6 कार्बन का कंपाउंड है, यहाँ पर भी सेकेंड स्टेप, ये इसमें कुछ खास नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है वो आगे फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, या इसे बोलते हैं पीएफके, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। यहाँ पर भी हमें पता है ये एनर्जी कंज्यूम होती है, यानी कि एक एटीपी के अंदर कन्वर्ट होता है, यानी कि एक एटीपी का यहाँ पर भी हमने यूज किया है। तो ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज यानी कि पीएफके की हेल्प से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है वो एल्डोलेज, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो एल्डोलेज, ये एंजाइम याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। जो एल्डोलेज है वो कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डोलेज की हेल्प से ये बनेगा, ये तो कन्वर्ट हो गया ग्लिसरल एल्डिहाइड में, ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये 2 मॉलिक्यूल होते हैं यहाँ से, कितने 2 मॉलिक्यूल, और या फिर ये होगा DHAP मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट होगा। ग्लिसरल एल्डिहाइड है, ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये आगे तीन कार्बन का कंपाउंड होता है। ये आगे एंजाइम की हेल्प, जिसका एंजाइम का नाम है ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। क्या नाम है? ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। ये आगे कन्वर्ट हो जाएगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। ये 2 मॉलिक्यूल कंपाउंड है। यहाँ पर हमें 2 NADPH यानी कि 2 NADH 2 यानी कि 2 NADH मॉलिक्यूल हमें मिलेंगे, 2 NADH मिलेंगे। 2 NADH का मतलब क्या है? एक NADH से हम कितने ATP यानी कि 2.5 ATP, यहाँ पर हमें मतलब टोटल 5 ATP मिल चुके हैं, 5 ATP का फ़ायदा हो चुका। अब फिर ये 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, ये आगे कन्वर्ट हो जाएगा एंजाइम की हेल्प से फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज की हेल्प से। यहाँ पर भी हमें 2 ADP से 2 ATP यानी कि 2 ATP और मिल जाते हैं, और ये आगे कन्वर्ट हो जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट, या इसे बोलते हैं 3PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है ये फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज की हेल्प से ये कन्वर्ट हो जाएगा 2PGA, वो 3PGA ये 2PGA फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। अब नेक्स्ट है जो 2PGA है यानी कि 2PG, ये 2PG इनोलेज एंजाइम की हेल्प से हमें बदल दिया फॉस्फोइनोल पायरुवेट, या इसे बोलते हैं पैप। ये सारे 2 मॉलिक्यूल हैं, और जो ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट हैं 2 मॉलिक्यूल, ये आगे कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट काइनेज की हेल्प से, ये हो जाएगा पायरुवेट के अंदर। अब यदि एनारोबिक कंडीशन आ जाए, ये तो O2 प्रेजेंट है तब ये पायरुवेट के अंदर हो जाए। अब ये पायरुवेट हमें पता है, यानी कि ये पायरुवेट आगे एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर और एसिटाइल कोएंजाइम TC साइकिल के अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब ये यदि O2 एब्सेंट हो तो ये पायरुवेट LDH लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की हेल्प से ये लैक्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब हमके इसके थोड़े पॉइंट, जो फर्स्ट स्टेप है ये फर्स्ट, ये थर्ड एंड नंबर 10, जो नंबर 10 है, ये 3 स्टेप यानी कि यहाँ पे लिख दें फर्स्ट, थर्ड एंड 10, ये तीनों के तीनों इरिवर्सिबल स्टेप होते हैं, और ये रेगुलेटरी स्टेप भी होते हैं। यहाँ पर एंजाइम काम आते हैं हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंड पायरुवेट काइनेज। ये तीनों स्टेप होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये इरिवर्सिबल स्टेप होते हैं, और रेगुलेटरी स्पेस यानी कि इसको ग्लाइकोलाइसिस को रेगुलेट करेंगे। अब एक होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, यानी कि सबस्ट्रेट लेवल पे हमें फॉस्फेट मिलेगा।
तो इसके अंदर दो एंजाइम आते हैं। यहाँ पर हमें फॉस्फेट लेवल पे एटीपी मिलेगी, जैसे यहाँ पर मिलती है 2 एटीपी और यहाँ पर भी मिलती है 2 एटीपी। ये हम 2 एटीपी, ये एक तो ये हो गया एसएलपी लेवल पे। जो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से हम पाइरुवेट के अंदर जाते हैं तो पाइरुवेट काइनेज एंजाइम काम आता है। पाइरुवेट काइनेज लिखा, पाइरुवेट काइनेज, यहाँ पर 2 एटीपी और इस एसएलपी लेवल पे होता है। और एक और एसएलपी लेवल पे है जो स्टेप है पाइरुवेट, ये पाइरुवेट काइनेज, ये पाइरुवेट काइनेज, सॉरी यहाँ पर था ये वाला पाइरुवेट काइनेज, 2 एंजाइम मिलेंगे। अब एक है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, ये भी इसमें 2 एटीपी से हमें 2 एटीपी से 2 एटीपी मिल गए। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है, जैसे ऑल काइनेज, जो सारे जितने भी काइनेज, हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, वो सारे इरिवर्सिबल और रेगुलेटरी होते हैं, एक को छोड़ के, जिसे बोलते हैं हम ये फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, ये इरिवर्सिबल नहीं होता, ये एसएलपी लेवल पे इसका बनता है। ठीक है। अब पाइरुवेट काइनेज इज बोथ एन इरिवर्सिबल एंड एसएलपी एंजाइम। इसकी एनर्जेटिक ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, हमें एनर्जेटिक पढ़नी है। ये यहाँ पर पूछा जाता है कितने, कौन से स्टेप में कितने एटीपी मिलेंगे, तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं, जो हम पढ़ते हैं डायरेक्ट शॉर्ट बता दें। जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज 2 पाइरुवेट के अंदर कन्वर्ट हो गए। ये है अंडर एनारोबिक कंडीशन के अंदर। किस कंडीशन के अंदर है? एनारोबिक कंडीशन के। मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ। एनारोबिक कंडीशन में क्या होता है, तो फर्स्ट होता है हमें यील्डिंग फेज, यानी कि एनर्जी हम यील्ड, यानी कि मतलब हम एनर्जी, हमें कैसे कितनी एनर्जी मिलेगी, तो एक तो स्टेप इसमें ये होता है। जैसे हम कन्वर्ट करते हैं 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, जो ये एंजाइम होता है, यहाँ पर क्या है 1 एटीपी, लेकिन ये यहाँ पर सारे 2 मॉलिक्यूल होते हैं, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2 एटीपी हमें यहाँ पर मिल गए। ठीक है। और फिर यहाँ पर एक होता है पाइरुवेट काइनेज, पाइरुवेट काइनेज के अंदर ही 1 एटीपी, 2 मॉलिक्यूल, तो हमें यहाँ पर टोटल 2 एटीपी, यानी कि हमें मिले कितने 4 एटीपी। अब हम कंज्यूमिंग फेज पढ़ेंगे, यानी कि कंज्यूम कितने हुए। कंज्यूम में हम देखते हैं, हमें पता है हेक्सोकाइनेज और फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, यहाँ पर एक एटीपी दोनों यूज होते हैं, यानी कि 2 एटीपी हमने पहले यूज़ कर ली। तो टोटल कितने हो गए, टोटल 4 - 2, यानी कि 2 एटीपी हमें मिल गए। तो हमें पूछा जाए एनारोबिक कंडीशन के अंदर, ये देखो नेट एटीपी प्रोड्यूस, एनारोबिक कंडीशन के अंदर पूछ ले तो 2 एटीपी प्लस -2 एटीपी और प्लस 4 एटीपी, यानी कि 2 एटीपी टोटल का हमें इसमें फ़ायदा होता है। और इसमें जो NAD, इसमें ऐसा क्यों होता है, इसमें ये होता है, जो NADH है ना, इसको वापस रीजनरेट करना होता है NAD को। तो ये LDH है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, इसको वापस NADH को कन्वर्ट कर देता है NAD में, तो इसलिए ये वापस इसके 5 एटीपी वो जो हमें बनता है वो यहाँ पर नहीं प्राप्त होता। NADH से जो एटीपी हमें एरोबिक कंडीशन में आगे हम पढ़ेंगे वो मिलते हैं, यहाँ पर नहीं मिलते हैं। अब है अंडर एरोबिक कंडीशन में, पहले वाले तो हम पता है हमें यील्ड फेज पढ़ेंगे, यानी कि यील्ड कितने हुए। यील्ड के अंदर हम पढ़ेंगे, जो पहला स्टेप है तो होता है, ये होता है ग्लूकोज 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। यहाँ पर क्या होता है, एक NADH मॉलिक्यूल, यानी कि, और ये भी 2 बार चलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो एंजाइम होता है उसमें एक मॉलिक्यूल नहीं 2 मॉलिक्यूल होते हैं, 2 बार चलेगा। तो एक NADH से हमें पता है 2.5 मिलते हैं, तो 2.5 × 2, यानी कि टोटल 5 एटीपी मिल गए यहाँ पे। और फिर दूसरा स्टेप, तो अब सारे के सारे स्टेप है जो हमने एनारोबिक में पढ़े वही एरोबिक में सेम होते हैं। अब फिर अगला तो भी हम देख लेते हैं, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट है, bis फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। ये क्या होता है, एसएलपी लेवल पे होता है, हमने पढ़ा है एसएलपी लेवल पे 1 एटीपी, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 यहाँ पर मिल गए,
और नंबर 3 पे आ गया हमारा पायरुवेट काइनेज। पायरुवेट काइनेज के अंदर ही ये भी SLP लेवल है, यहाँ पर भी हमें 1 ATP, पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, इंटू 2 से करेंगे तो हमें 2 ATP, यहाँ पर 2 + 2 + 5 यानी कि टोटल ATP हमें प्राप्त हुए 9। कितने? 9। इसमें से कंज्यूम हमें पता है, कंज्यूम हम पढ़ लेते चलो। कंज्यूम में हेक्सोकाइनेज और फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज यानी कि 2 एनर्जी कंज्यूम होती है, तो टोटल 7 ATP। और जो पायरुवेट काइनेज है हमें पता है, जो पायरुवेट काइनेज यहाँ पर ही हम देख लेते हैं। जो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप होता है वहाँ पर 2 ATP हमने कंज्यूम कर लिए। फिर आता है 4 ATP हम यूज़ करते हैं 7 एंड 10 स्टेप से। और जो 2 NADH, इसे ये 2 NADH पता है, ये जो ग्लाइकोलाइसिस होता है ना, ये साइटोप्लाज्म में होता है। जो ETC होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जो NADH, इसको हम शटल सिस्टम होता है, आगे पढ़ेंगे। शटल सिस्टम की हेल्प से ETS में ले जाएंगे और यहाँ से हम 5 ATP हम प्राप्त करेंगे। तो 5 ये मिल गए, 4 ये मिल गए, टोटल कितने हो गए? 9। 9 में से 2 कंज्यूम हो गए यानी कि 7 स्टेप। यानी कि समझ आया आपको 7 कैसे हुए और 2 कैसे हुए। ठीक है। जो हमें पता है ऑक्सीजन इसके अंदर एरोबिक में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो LDH आगे लैक्टेट के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा पायरुवेट, और पायरुवेट से सीधा हम क्या है एस्टाइल कोएंजाइम से TCA साइकिल, किसमें? TCA साइकिल, या फिर एस्टाइल कोएंजाइम से हम फैटी या डायरेक्ट फैटी एसिड भी बना सकते। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इनिबिटर ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एंजाइम के अंदर भी आएगा टॉपिक। एंजाइम के अंदर हमें पूछेगा कौन सा कम्पिटिटिव इनिबिटर है और कौन सा नॉन कम्पिटिटिव है। तो कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव ये दोनों हमें पूछे जाते हैं। तो हम एंजाइम के अंदर भी ये टॉपिक सिमिलर है और यहाँ पर भी सिमिलर है। तो ग्लाइकोलाइसिस के इनिबिटर पढ़ लेते हैं। जो इनिबिटर में पहला नाम आएगा आयोडोएसीटेट। ये क्या है? इनहिबिट करेगा ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज को। ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज को करेगा। ये क्या करेगा? ग्लाइकोलाइसिस स्टॉप कर देंगे एंड पायरुवेट इज नॉट फॉर्म, नो ATP फॉर्म। ओके। फिर है ये हमें डायरेक्ट याद ही करना है, इसमें इतना कुछ कॉन्सेप्ट वाली बात है नहीं। तो आयोडोएसीटेट हो गया, आर्सेनेट हो गया, और सोडियम फ्लोराइड हो गया, और ये ऑक्सामेट हो गया। अभी हमें ये सीधा क्वेश्चन यही पूछा था, आर्सेनेट किसको करेगा इनिबिट? ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज को। सोडियम फ्लोराइड किसको करेगा? इनोलेज को करेगा। और ऑक्सामेट किसको करेगा? लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज को करेगा। ये 4 होते हैं, 4 हमें पूछते हैं। अब आर्सेनेट इसके थोड़े बहुत, तो आर्सेनेट है ग्लिसरल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज को करेगा, और ये ग्लाइकोलाइसिस इसमें कंटिन्यू चलेगा, लेकिन पायरुवेट बनेगा नहीं। तो पायरुवेट नहीं बनेगा यानी कि ATP फॉर्म नहीं होगा। और फिर है सोडियम फ्लोराइड इनोलेज। इसका यूज़ होता है ब्लड सैंपल कलेक्शन वायल, यानी जी जो ब्लड सैंपल हम करते हैं ना, जिसमें मतलब छोटी छोटी बोतलों के अंदर भरते हैं, वहाँ पर इसको सोडियम फ्लोराइड का यूज़ किया जाता है। और ये क्वेश्चन FMG में पूछा गया है। FMG में सोडियम फ्लोराइड वाला क्वेश्चन ये पूछा गया है। और ऑक्सोमेट है तो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज को इनिबिट करेगा, यानी कि लैक्टेट नहीं बनेगा। सो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे जो इसके कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के रिलेटेड होगा। थैंक यू।